आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज के हमारे कॉन्वर्जेशन के दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर इस जंग में हो क्या रहा है, जंग किस तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर दिन कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, आपको पता ही है। उन्होंने फिर से कहा है कि ये जो अभी डील हुई है, पीस डील कह दें या जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, सब अभी वेंटिलेटर पर हैं। और वो ये सोच विचार कर रहे हैं कि क्या कभी भी ईरान पर किसी भी तरीके से हमला किया जा सकता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से हमले जो ईरान के ऊपर जिस तरह से हुए हैं, अलग-अलग इलाकों में, ऐसा तो नहीं है कि बॉम्बिंग नहीं हुई है, जिसको लेकर लग रहा था कि शायद 24 से 48 घंटे में फिर से ये जंग शुरू हो सकती है, वो तमाम यूएई की तरफ से किए गए हैं और बाकायदा तौर पर इसको लेकर रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आयरन डोम है वो यूएई पहुंच गया है। बाकायदा तौर पर जो उसके इजरायली सैनिक हैं वो वहां पर मौजूद है। ये किसी से छिपा नहीं है कि यूएई और इजराइल कैसे बिल्कुल हैंड इन हैंड है और कैसे जो ईरान पर हमले किए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा यूएई की तरफ से किए जा रहे हैं। उसने ओपेक से जिस तरह से अपने आप को अलग भी कर लिया है वो भी ये बता रहा है। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि इस सारे जिस तरह का पूरा एक जो हम डेवलपमेंट्स होते हुए देख रहे हैं, उस सब में नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। उन 5 देशों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जियोपॉलिटिकली और जिस तरह के हालात वेस्ट एशिया में हैं, वो है यूएई में जाना। आपको याद होगा कि जंग से पहले 48 घंटे पहले इजराइल गए थे नरेंद्र मोदी, जिसका क्रिटिसिज्म अभी तक है, और उसके बाद अब वो यूएई जा रहे हैं। तो क्या क्लियरली जो हमारी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया को ये बता रहे हैं, देश को भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सी साइड चूज कर ली है। हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लेकर हम किससे तेल लेंगे, किससे हम एनर्जी लेंगे, वो सब कुछ अमेरिका और इजराइल डिसाइड करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी रशिया ने ऑफर किया था एलएनजी के लिए, जिसको सरकार ने एक तरह से ठुकरा दिया है, और ऐसे वक्त में ठुकराया है जब एक नहीं 2 बार जब भी उनको मौका मिल रहा है वो देश को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के हमें किस तरह से जनता को त्याग करने की जरूरत है और किस तरह से हमें कारपूल करनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम से लेकर तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक तरह का हाहाकार है। कारोबारी परेशान है, उनको लग रहा है कि जॉब्स जो हैं बड़े पैमाने पर जा सकती है, खासतौर पर जो गोल्ड के कारोबारी हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगी, कि आप ये देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल और असम की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर फोन करके ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। और इसके अलावा जो यूएस के एम्बेसडर हैं वो बाकायदा तौर पर आसाम गए, जो ओथ सेरेमनी हुई है हेमंत बिस्व शर्मा की, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या अमेरिका की एंट्री हो गई है, अमेरिका आखिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्या इसके देश को खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं, ईरान से हमारी दूरी और इजराइल से नजदीकी क्या देश को भारी पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। मेरे साथ आप देख सकते हैं बीबीसी के फॉर्मर एडिटर, इंटरनेशनल मामलों के जानकार, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। 40 साल से ज्यादा से वो लंदन में रहते हैं, लेकिन रहते वहां हैं लेकिन दिल उनका हिंदुस्तान में है। और लगातार आप मेरे कार्यक्रम पे उनको कई बार सुन चुके हैं, जिसको आपने खासा पसंद भी किया है। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे, इससे पहले मैं जंग किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है, एक जो डेडलॉक आ गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, नेतन्याहू के रीसेंट बयान, ट्रंप के रीसेंट बयान। उससे पहले मेरा इंटरेस्ट ये बहुत है जानने में नरेश जी कि हमारी जो ये फॉरेन पॉलिसी है, ये जो एक धुरी बनती हुई नजर आ रही है, अमेरिका, इजराइल, यूएई एंड इंडिया, इसको आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं ऐसे वक्त में जब एक पूरा संकट गहराया हुआ है। हमारे यहाँ भी इतना गहरा संकट है कि न जाने क्या होने जा रहा है। इस तरह से लोग चिंतित हैं, करोड़ों नौकरियां जा सकती हैं, ऐसा लोग सोच रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का यूएई जाना क्या बताता है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात जो है, जो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है राजनीति में निर्णय लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या सियासत में फैसले लेते हैं, इससे बहुत सारी चीजें साबित होती हैं।
और ये फैसले आप अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर लेते हैं और ये अपनी राजनीतिक जरूरत के हिसाब से लेते हैं। तो और देश की जरूरत के हिसाब से भी आप कह सकते हैं लेते हैं। तो इस समय जो स्थिति है ईरान के कारण, जो पूरी दुनिया में जो एनर्जी प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं उनकी किल्लत है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज ईरान की नाकाबंदी के बाद और फिर अमेरिका की जवाबी नाकाबंदी के बाद से बिल्कुल तेल का आवागमन करीब करीब बंद है। वहां से कोई 150 के करीब टैंकर रोज जाते थे, जिसमें से आजकल कोई 4-5 से ज्यादा नहीं जा पाते, और उस पर भी खतरा मंडराया रहता है कि उस पर कोई हमला ना हो जाए, जैसा कि हमने देखा पिछले हफ्ते में भी 1-2 हमले हुए हैं। तो उस संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए कि इस समय जो यूएई में यूनाइटेड अरब अमीरात जो है सबसे ज्यादा ईरान का के हमलों का शिकार हुआ, और जैसा आपने कहा कि इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि यूएई ने भी जवाबी हमले ईरान पर किए हैं। वहां ये हो रहा है कि यूएई में उन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका तो कुछ उनके पास उनके मिसाइल लगे हैं, लेकिन कुछ उससे हो नहीं रहा था, तो उन्होंने इजराइल की मदद मांगी या इजराइल ने ऑफर किया। जो भी हो, तो ये बात तो हम जानते हैं कि कोई 2 से 3 हफ्ते से वहां पर आयरन डोम वहां पर तैनात है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी कि वहां पर उनको चलाने के लिए क्या इजराइल के सैनिक भी वहां पर हैं। अब ये बात कई सारी रिपोर्ट्स में सामने आ गई है कि इजराइल ने अपने सैनिक वहां पर तैनात किए हैं, जो मैं समझता हूं कि मध्य पूर्व की राजनीति के हिसाब से बहुत ही अहम बात है, क्योंकि एक ऐसा देश जिसको लेकर खासकर मुस्लिम ममालिक में काफी नाराजगी है, उन्होंने जिस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ किया है, उसकी मदद आप इस तरह से ले रहे हैं, तो ये एक सवाल यूएई पर लगता है। लेकिन आपको इसमें यह भी देखना चाहिए कि यूएई के पास में ईरान के शायद इजराइल की मदद के हिसाब से कोई और रास्ता उन्हें नहीं दिखा, क्योंकि उनका जो सऊदी अरब का जो झगड़ा है, आपको बहुत सारे हमारे इस प्रोग्राम के दर्शकों को शायद नहीं मालूम कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपस में तो उन दोनों की केस बहुत सारे जो है रिश्तों में बहुत सारी तलखियां हैं, लेकिन इसके अलावा वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी एक दूसरे के खिलाफ काफी जगह पर हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूं। यमन में एक धड़े को समर्थन देता है सऊदी अरब, दूसरे धड़े को समर्थन देता है यूएई। इसी तरह से सूडान में जो लड़ाई हो रही है, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, रोज जो है खबरें आती हैं, उसको तो दुनिया भूल ही गई है। वहां पर एक धड़े को समर्थन दे रहा है सऊदी अरब और दूसरे धड़े को समर्थन दे रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें जो है यहाँ पर एक जो भारत ने जो ये जो चुना है, भारत, ऐसा मुझे लगता है कि और भी कुछ लोगों को लगता होगा कि एक धुरी सी बन रही है कि संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत एक तरफ जा रहे हैं। हालांकि भारत ने कोई सीधे सीधे किसी गुट में शामिल होने की बात नहीं की है, क्योंकि वो सऊदी अरब और बाकी देशों के साथ भी संबंध अच्छे रखना चाहता है। लेकिन इसमें एक पाकिस्तान का एंगल भी आता है, जिसमें क्योंकि पाकिस्तान के साथ में सऊदी अरब का एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और उस डिफेंस एग्रीमेंट से कोई यूनाइटेड अरब अमीरात कोई बहुत खुश नहीं है। तो उसकी लेकर जिस तरह से यहाँ वहां पर जो पाकिस्तानियों की जो स्थिति है, उसमें बहुत सारे शिया पाकिस्तानी जो हैं, उनको हजारों की तादाद में यूनाइटेड अरब अमीरात ने निकाला है। इस बीच पाकिस्तान के कई शिया संगठनों ने इस बात की पुष्टि की है, कई मीडिया के अखबारों में, जिसमें यूनाइटेड जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल है, उसमें इस पर बड़ी कई रिपोर्टें इसमें आई हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि कोई 5,000 के करीब पाकिस्तानी यूनाइटेड अरब अमीरात से वहां भेजे गए हैं। उसके साथ साथ ईरान के भी बहुत सारे लोग, जो वहां ईरान के लोग तो वहां बहुत साल से रह रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के पास तो उनकी नागरिकता भी है यूएई की, जो
उनको तो खैर नहीं भेजा, लेकिन बाद में बहुत सारे जो लोग गए हैं वहां भी वर्कर्स के तौर पर जाते हैं काम करने, तो उन लोगों को भी भेजा है। लेकिन ऐसी खबर मैंने नहीं सुनी कि भारत से जो लोग वहां काम करते हैं उसमें जो शिया मुस्लिम हैं उनको भारत वापस भेजा गया, या इराक और लेबनान से जो हैं। तो इसमें ये जो भी जो है, मुझे लगता है ये भूगोलिक जो स्थिति है ये भी हमें इसमें देखने की जरूरत है। तो पाकिस्तान ने उतना जोर शोर से यूनाइटेड अरब अमीरात पर जो ईरान ने हमले किए उसकी भर्त्सना नहीं की जितनी भारत ने की है। भारत काफी आगे चलकर, और आपको याद होगा कि जनवरी में, इस लड़ाई से पहले की बात है, जब यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे एक दिन के लिए, उन्होंने जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट, एक डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे दोनों देशों ने कि वो अपना एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो तभी से हमें संकेत मिल गया था कि भारत और यूएई काफी नजदीक आ रहे हैं, और इस लड़ाई के बाद तो ये बात और साबित हो रही है। तो अब जो वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, मेरे ख्याल में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि हम यूनाइटेड अरब अमीरात, हम आपके साथ हैं। और जो क्या अमेरिका तो आपको नहीं लगता नरेश जी कि ये दरअसल इजराइल के कहने पर किया जा रहा है? ये बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि ये सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक नहीं है, ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से ये तमाम चीजें की जा रही है। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि यूएई पर हमला हुआ, लेकिन हम अगर दूसरा इसका पहलू देखें तो ये है कि हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया पहले, बल्कि जो यूएई के बेसिस थे जब वो इस्तेमाल किए गए ईरान पर हमले के लिए, तब जाकर ईरान ने उसको रिटेलिएट किया। और ये एक है। और तीसरा, जब हम ये कहते हैं कि ईरान की वजह से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जंग तो ईरान के ऊपर थोपी गई है, तो ये क्राइसिस इजराइल और अमेरिका की वजह से ईरान तो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। मेरा सवाल इसमें यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि इसमें बड़ा कल्प्रिट खुद यूएई है? यूएई ने अपने बेसिस को इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, ईरान ने रिटेलिएट किया। वो बार बार ये भी बता रहे हैं, बल्कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर तो ये कह रही थी कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया है, वो लोग हैं जिन्होंने न्यूक्लियर पावर और उस तरह से अपने आप को मजबूत किया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, जहां यूएई की फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हुए नजर आ रही हैं। तो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, ये भी तो इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लग रहा है, इज इट रियली दैट ऑर्गेनिक कि मोदी जी बस गए हैं, या आपको लग रहा है कि जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी और तमाम चीजें इजराइल और अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ये उसी का ही एक एक्सटेंशन है? देखिए, ऑर्गेनिक तो मैं नहीं कहूंगा इसे, क्योंकि और ये बात सही है कि ये लड़ाई तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर थोपी है ईरान पर, और ईरान ने तो अपने बचाव में ही जो भी कदम उठाए हैं। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के अड्डे सऊदी अरब में भी हैं, बहरीन में भी हैं, कुवैत में भी हैं, और कतर में भी हैं, और यूएई में तो हैं ही। तो इन सब देशों ने असल में अमेरिका को अपनी जमीन दे रखी है, जिसमें लड़ाई के लिए अभी सऊदी अरब ने थोड़ी सी अनिच्छा जताई है कि वो उनके अड्डे अमेरिका इस्तेमाल ना करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दबाव अमेरिका पड़ेगा तो सऊदी अरब भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई चारा है नहीं, क्योंकि उनके साथ भी ईरान की कोई बहुत अच्छी कोई दोस्ती नहीं है। थोड़ा सा चीन ने सऊदी अरब को और जीसीसी के और देशों को ईरान के साथ मिलाने की कोशिश की थी, पिछले साल समझौता भी हुआ था, लेकिन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ईरान पर के साथ उनके रिश्ते कोई बिगड़े हैं। बल्कि ये जो लड़ाई हुई है उसके बाद ये रिश्तों में तलखियां और आई हैं। और जहां तक यूनाइटेड अरब अमीरात की बात है, आपको ये भी याद होगा कि जब ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की थी 6 साल पहले 2020 में, तो सबसे पहला देश इजराइल के साथ समझौता करने वाला और इजराइल को मान्यता देने वाला वो यूएई था। उसके बाद और देशों ने दी। सऊदी अरब ने अभी तक नहीं दिया। सऊदी अरब को लेकर इम्कानात थे कि वो शायद ये इसमें भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि
ट्रंप का उन पर बहुत दबाव था। लेकिन जो गाजा में जो इजराइल ने किया, उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितने देशों ने उनके साथ जो रिश्ते बनाए, उन्होंने उन रिश्तों को सस्पेंड तक नहीं किया। जो गाजा में जिस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, जिसको लेकर नेतन्याहू के खिलाफ एक इंटरनेशनल वारंट, अरेस्ट वारंट भी है, इसके बावजूद इन देशों ने कुछ नहीं इस तरह के कदम उठाए, सिर्फ बातें की हैं। भर्त्सना करने से कुछ नहीं होता, बातें तो बहुत लोग करते हैं। तो हो ये रहा है कि भारत जो है, कोशिश तो अपनी तरफ से दिखाने की तो कर रहा है कि हम जो हैं सऊदी अरब के भी साथ हैं, हम इसमें इसके साथ हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, संकेत जो है, जो मिलता है, वो ऐसा लग रहा है कि हम यूएई के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, और इजराइल के तो हम पहले से नजदीक थे। तो ये हो सकता है कि ये धुरी इस तरह की बन रही हो। लेकिन अगर ये अमेरिका, इसको मुझे नहीं लगता कि इजराइल के कहने पर ये कर रहा होगा भारत। अमेरिका की हो सकता है कोई इसमें भूमिका हो, लेकिन अमेरिका की अगर ऐसी भूमिका है तो अमेरिका से तो हमें कोई बहुत कुछ, पिछले साल जो उन्होंने 50% तक हम पर जो टैरिफ लगाए थे, उसके बाद वो टैरिफ जो हटाए हैं, उसके बाद भी कोई बहुत हमें कोई फायदा तो अभी तक हुआ नहीं है। और आप देखिए, ट्रंप ने पिछले साल जो यहाँ जो कोड का जो समिट था, उसमें ट्रंप नहीं आए। यानी ट्रंप जो है कोड को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब वो भारत को भी कमजोर कर रहे हैं और चीन को मजबूत कर रहे हैं। अब वो कल चीन जा रहे हैं, वहां पर वो चीन के साथ जिस तरह से नजदीकियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोदी को भी दोस्त कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त तो उनका लगता है कि शिया है, वो शी हैं। तो जो है, तो उसमें आप ये देखिए कि उन्होंने दरअसल भारत को कमजोर किया है और चीन को मजबूत किया है। पिछले 25 सालों में अमेरिका के हर प्रशासन ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की थी। ट्रंप ने तो उस पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी अगर भारत अमेरिका के दबाव में कुछ करता है, तो ये मैं समझता हूं कि फिर वही बात आती है, राजनीतिक चॉइसेस की बात होती है, जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। तो रिस्क देखिए क्या होता है। जैसे मैं आपको स्पेन का उदाहरण देता हूं। स्पेन ने एक ये फैसला किया कि वो इस लड़ाई का विरोध करेगा, पूरे इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन उन्होंने कहा। उन्होंने बिल्कुल ट्रंप का किसी दबाव में वो नहीं पड़े। ये बात सही है कि उनको एनर्जी की गल्फ से उतनी जरूरत नहीं जितनी जितनी भारत को है, और उनको अमेरिका की हो सकता है कि उनको लगता हो अमेरिका की जरूरत ना हो, लेकिन वो भी नेटो के तो सदस्य हैं और ट्रंप उनसे बहुत नाराज हैं। और यही बात आप ब्राजील के बारे में भी कह सकते हैं। ब्राजील ने जिस तरह से इस लड़ाई के खिलाफ बोला है, भारत ने उतनी ऊंचे स्वर, उतने स्वर दबी जुबान में ही बात कही है, उस तरह से नहीं कहा जैसे और देश कह रहे हैं, जैसी हमें अपेक्षा थी। तो ये सारा मामला मुझे लगता है राजनीतिक चॉइसेस का है कि आप रिस्क लेते हैं कि नहीं। अब ये जो आपने रूस वाला जो जो कहा कि रूस जो हमें एलएनजी भेज रहा है, अब उसमें वो सैंक्शनड है। अब उसमें भारत को डर है कि अगर वो ये सैंक्शन टैंकर लेगा, तो अमेरिका उस पर और ज्यादा दबाव डालेगा, सैंक्शंस लगाएगा, तो उसमें फिर भारत को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। और इस समय जो स्थिति है, देखिए भारत ने जो कदम उठाए हैं और देशों ने भी उठाए हैं, तो सच में समस्या तो है ही। भारत का कोई 2/3 एनर्जी की जो सप्लाई है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आती है, इन्हीं देशों से आती है। यूएई के साथ रिश्ते सुधारने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि यूएई हमें एलएनजी भी दे, क्योंकि कतर वाले से जो एलएनजी आती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आती है, जबकि इनके पास में कोई एक दूसरा रास्ता है रेड सी की तरफ से आने का, जो यूएई ने पाइपलाइन बनाई है, जैसे सऊदी अरब ने बनाई है। तो इस तरह से उनको ये लगता है कि शायद हमें इससे ये फायदा हो। लेकिन इसका 2 और 2 आप मिलाएंगे तो फिर तो वो 5 नहीं 4 ही बनेंगे। और उसमें ऐसा लगता है कि जो है कुछ रीअलाइनमेंट हमारा कुछ हो रहा है
धीरे धीरे हो रहा है। ये लगातार विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर अगर हम बहुत ही टिपिकल भाषा में बात करें कि कौन सी ऐसी नस है जो दबी हुई है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। भाई आप इतने सरेंडर्ड क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका ये डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? और उस सब के बाद भी आप हमारे साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा राम माधव ने जाकर वॉशिंगटन डीसी में कहा था कि वी डिड एवरीथिंग, फिर भी साहब जो है खुश नहीं हुए। हम आखिर और क्या करें? हमारे पर फिर भी टैरिफ लगा देंगे। तो खुद आरएसएस कहता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी जिस तरह की तमाम पॉलिसीज हैं, जो सब कुछ किया जा रहा है, वो सब भी ये लग रहा है। सवाल एक और इससे जुड़ा मेरा ये है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो एंट्री होते हुए हम देख रहे हैं, ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर क्यों आसाम में अगर ओथ सेरेमनी है तो यूएस के एम्बेसडर क्यों आ रहे हैं? इससे पहले तो हमने नहीं देखा। या फिर आसाम और पश्चिम बंगाल की जीत पर नरेंद्र मोदी को तमाम तरफ से बधाई देना, ये भी एक थोड़ा-सा अनयूजुअल एक्ट लगता है, क्योंकि ये कोई इलेक्शन जो है नेशनल इलेक्शन नहीं थे कि दोबारा वो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। तो ये चीज़ें ये अजीब-सा एक सिचुएशन दिखाती है। और एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ रही हूँ कि जो ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है विदेश मंत्रियों की न्यू दिल्ली में, उसमें बताया जा रहा है कि 12 या 14 मई को सैयद अब्बास अरागची हिंदुस्तान आ सकते हैं। तो फिर ऐसे वक़्त में भारत क्या करेगा? देखिए, ईरान के विदेश मंत्री को तो वो आएंगे तो उनका स्वागत होना चाहिए, और स्वागत होगा भी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत जो है ईरान को लेकर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षेत्र में ईरान के साथ हमारे संबंध आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। और ये यूएई से रिश्ते कभी भी हम ईरान से रिश्ते बिगाड़ कर कभी नहीं कर सकते, कि उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो जो है, हमने कई सौ मिलियन डॉलर वहाँ चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्ट किए हैं, वो देर सबेर हमें उसका फायदा उठाना होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के एंगल को आप मत भूलिए कि पाकिस्तान के साथ में ईरान का जो है वो बॉर्डर लगता है, और पाकिस्तान से एक हद तक कोई पूरी तरह से संतुष्ट ईरान नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो है, जिस तरह से वहाँ अमेरिका जो कह रहा है वही वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। तो ये बात है, इसलिए मुझे लगता है कि ईरान के साथ में हमारे संबंध बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, चाहे ईरान इस बात से खुश ना हो कि हम यूएई के साथ या इजराइल के साथ रिश्ते और मजबूत करते जा रहे हैं। और इजराइल के साथ तो आज से नहीं, इतने बरसों से रिश्ते प्रगाढ़ से प्रगाढ़ ही होते जा रहे हैं। तो ईरान ने उसको लेकर कोई ऐसा नहीं किया कि हमसे संबंध विच्छेद कर दिए हों। लेकिन ये बात सही है कि इसको लेकर ये एक विषय है जिसका मैं समझता हूँ कि इस सरकार को भी, मुझे नहीं लगता कि वो जो है ईरान के विदेश मंत्री का स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने जो उससे पहले जो बात उठाई है, जो अमरीकी राजदूत जो भारत में हैं, जो उन्होंने जो आज जो असम के शपथ ग्रहण में जो हिस्सा लिया है, ये बात नई है भारत के लिए। लेकिन बाकी देशों में आप ये देखिए कि जहां भी अमेरिका के जो सहयोगी, जो खासकर जो राइट विंग सरकारें जहां पर हैं, ये अपने राइट विंग सरकारों को समर्थन देते हैं, पब्लिकली भी देते हैं, और उनके विरोधियों के खिलाफ भी बोलते हैं। ट्रंप तो आप जानते हैं, या यूरोप में जिस तरह से वहाँ यहाँ की लेबर पार्टी, और फ्रांस में जो है जो जो दूसरी पार्टियां हैं, जो लेफ्ट विंग पार्टियां हैं, स्पेन में, बल्कि अब तो वो इटली की जो कि राइट विंग नेता हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके भी खिलाफ बोलने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के ट्रंप का विरोध किया था। तो ये दरअसल उसी की कड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ यूरोप में बोलते रहे हैं इस तरह से अपने राइट विंग जो नेता है उनके फेवर में, उसी की दिशा में मुझे ये दिखता है। तो ये अगर उनको बुलाया है और वो चले गए हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई उसमें ऐसा बयान नहीं दिया जो कि यहाँ यूरोप में देते हैं उनके विरोधियों के खिलाफ, तो मुझे बहुत चिंता उसमें नहीं है।
हम तो, आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार उनके जो है प्रचार में हिस्सा लिया था। यहाँ तो अभी तक तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि प्रचार में कोई हिस्सा ले रहा है। जैसे यहाँ जो चुनाव होते हैं तो किस तरह की अपील अमेरिका के नेता करते हैं, और जिस तरह से यहाँ पार्टियों के जो सम्मेलन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ ब्रिटेन में लेबर पार्टी का जब सम्मेलन होता है तो वहाँ अमेरिका से डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग आते हैं। इसी तरह से जब कंजर्वेटिव पार्टी का सम्मेलन होता है तो उसमें बुलाया जाता है रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि अब भारत में भी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में वहां यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी क्योंकि के और रिपब्लिकन क्योंकि नरेश पार्टी जी के लोग ये बहुत शामिल ज्यादा होते हुए पाए जाए। बिल्कुल, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि राइट विंग पूरा जो है पूरी दुनिया में अलाइंड हो रहा है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट विंग की राइट भी और लेफ्ट सरकार भी है। इसी तरह से। जी, जी, लेकिन मैं ये भी ये देख रही थी कि ये जो जितना अलाइनमेंट जो हो रहा है, जो धुरी बनती हुई नज़र आ रही है, ये स्ट्रैटेजिक तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ आइडियोलॉजिकल भी बहुत लगती है। और जिस तरह से चाहे यूएई की बात करें, इज़राइल की बात करें या फिर अमेरिका की हम बात करें, और इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि भई एप्स्टीन को हम नहीं भूल सकते हैं, या कुछ इस तरह के राज़ हैं। नरेंद्र मोदी के वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से पेट्रोलियम मंत्री जो हैं, उनका नाम निकल कर आया, नरेंद्र मोदी का नाम भी था। हालाँकि एप्स्टीन फाइल इस जंग की वजह से अभी थम गई है, और एक तरह से ठंडे बस्ते में थोड़ी चली गई है। अब यूएफओ फाइल्स की बात जो है, वो की जा रही है कि कोई यूएफओ फाइल्स जो हैं, वो कोई लेकर आ रहे हैं। उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स भी हैं जो उसमें सामने नज़र आते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल कि अब इस जंग को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जो वर्बल एक तरह की जंग है, इधर से उधर, और जिस तरह से इसमें और तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, हर रोज़ ये धमकी देते हुए नज़र आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि अब मैं बस साइन कर रहा हूँ, मैंने बात कर ली है, मैं ये करने जा रहा हूँ, और ब्लॉकेट भी नहीं खुला है। तो आखिर फिर ये जो एक डेडलॉक है, ये किस तरह से खुलने जा रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या आपको लग रहा है? लोग इसको इस तरह से भी जोड़ रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी इज़राइल गए थे, तब ये हमला हुआ था, अब यूएई जा रहे हैं, तो क्या कुछ और बड़ा होने जा रहा है? जी, दरअसल दो चीजें इसमें हैं। एक तो मैं एक छोटा सा कमेंट यूएई वाले मामले पर फिर से करना चाहूंगा कि जी। यूएई में जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई भारत की तरफ से कोई मदद देने की अपेक्षा उन्होंने यूएई ने की हो, और भारत वो उसके लिए उनको आश्वस्त करने जा रहा हो कि भाई हम, अगर आपको हमारी जरूरत है तो हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, मिसाइल या मिसाइल डिफेंस जैसे इजराइल ने किया है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी कोई घोषणा की जाएगी। वो घोषणा इसलिए नहीं की जाएगी कि ईरान को सीधे सीधे भारत नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की कि अरागची साहब भारत आ रहे हैं और ईरान के साथ भी हम रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। दूसरी बात जो है, ये जो लड़ाई कहाँ जा रही है, ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी, ये ट्रंप तो ये चाहते थे कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। वो तो 2-3 दिन में खत्म करने की बात करते, फिर कुछ हफ्ते के बाद भी वो खत्म नहीं कर पाए। फिर उनको लगा कि वो जो चीन की जो उनकी यात्रा थी, वो उसको आगे बढ़ा देते हैं 6 हफ्ते के लिए। अब 6 हफ्ते के अंदर अंदर तो खत्म हो ही जाएगी, तब भी खत्म नहीं हुई। सिर्फ वो युद्ध विराम हुआ, लेकिन वो युद्ध विराम भी से भी कुछ हो सकता है कि सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में मिसाइल एक दूसरे का आदान प्रदान ना हुआ हो, लेकिन पूरी दुनिया तो अभी भी त्रसित है उससे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो कल जो है ट्रंप राष्ट्रपति शी से मिलने चीन पहुंच रहे हैं, तो चीन से वो जब वापस आएंगे उसके बाद हमें कुछ डेवलपमेंट देखना चाहिए। उसमें दो तरह से ये चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो उन्होंने एक जो नाकेबंदी को और आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट फ्रीडम शायद, या क्या उसका नाम दिया जी, था, फ्रीडम। जी, एग्ज़ैक्टली फ्रीडम। तो उसमें उन्होंने
बाकी अपने नौसैनिक बेड़े को और आगे लगा दिया था कि आप जो जहाज यहाँ से निकल रहे हैं ईरान के, उनको आप रोकिए तेल लेकर। तो वो हो सकता है कि वो फिर से लगाएं, लेकिन आपको याद होगा कि वो जब बंद किया था उसके पीछे ये बात खबरों में नहीं आई है ज्यादा, लेकिन वो सऊदी अरब ने उनसे कहा था कि आप ये बंद कीजिए, ये इससे जो है और चीजें का नुकसान हो रहा है, और यही कहकर उन्होंने फिर अपने अड्डे उन्होंने बंद कर दिए थे। अब सुना है कि कोई किसी तरह का समझौता उनके बीच में फिर से हो गया है, तो ये एक फिर से वो हो सकता है। दूसरी बात, इजराइल बार बार ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि हमारा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें ईरान को बहुत नुकसान अभी पहुंचाना बाकी है, और इसलिए हमें ये लड़ाई फिर से जारी रखनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंप के लिए एक तो उनका जो बहुत सारे जो महंगे महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो आधे के करीब, और कुछ केसेस में तो 3/4 खत्म हो गए हैं, और उनको रिप्लेनिश करने में अ, ये 2-3 हफ्ते नहीं, कई कई साल लगेंगे। अगर अगर कभी जो है अमेरिका की लड़ाई या अमेरिका के किसी नेटो मेंबर की लड़ाई अगर ईरान अगर चीन के साथ या रूस के साथ किसी तरह से हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो हथियार नहीं है। आपने चीन को फेस करते हुए जो दक्षिण कोरिया और जो जापान में जो मिसाइल बैटरीज लगाई दी थी, उसमें काफी आपने यहाँ अ, खाड़ी में मंगवा ली हैं। इसी तरह से आपने यूक्रेन को जो मदद आप कर रहे थे वो वापस कर मंगा ली है। तो आपके पास में हथियार ही नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए जितने होने चाहिए, क्योंकि आपने हफ्तों में ही अगर अपने आधे के करीब महंगे महंगे मिसाइल खत्म कर दिए हैं, तो आप क्या कैसे लड़ाई करेंगे? क्योंकि आप ग्राउंड इन्वेजन तो करने की हालत में वैसे भी नहीं दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल उनसे ये कहेगा कि आप एक बार सिर्फ हफ्ते भर कर लीजिए, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जो कांग्रेस है उनकी अमेरिका की, वो ये कहती है कि जो 60 दिन लड़ाई हो गई, और 60 दिन के बाद अगर आपको फिर से करना है तो आपको हमसे अप्रूवल लेना होगा। जबकि ये कहते हैं कि हाँ, वो 60 दिन वाला कानून लागू नहीं होता। हालांकि सारे जो लॉ लीगल एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका को की सरकार को संसद से, अमेरिकी कांग्रेस से फिर से मंजूरी लेनी होगी, तभी आप लड़ाई आगे लग सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन ट्रंप जो है, आप जानते हैं कि वो तो कभी किसी की परवाह करते नहीं। हो सकता है कि वो कांग्रेस को भी एक बार छोड़ के और ये इजराइल के कहने पर कर दें। वहां तो आप जानते हैं, ये कहा जाता है कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट की नीति से ट्रंप चल रहे हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मैं इसको रूल आउट तो नहीं करता, लेकिन इसके इम्कानात मुझे कम लगते हैं कि फुल स्केल की लड़ाई फिर से होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय रुक के फिर से अपने को रीग्रुप करके बीच बीच में इजराइल और अमेरिका हो सकता है ईरान पर हमले करें, और इसी बात की तरफ ईरान ये इशारा भी कर रहा है। इसीलिए वो जो है किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उसने जो अमेरिका ने जो लेटेस्ट जो प्रपोजल भेजा था, वो ऐसा प्रपोजल था कि उसको ईरान किसी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता था, जिसमें यह था कि आप अपना जितना भी एनरिच यूरेनियम है आप अमेरिका को सौंप दें। ईरान की ये सरकार कह चुकी है कि नहीं भाई, हम ये नहीं सौंपेंगे आपको। पहले भी आपको अगर सौंपा था तो 2015 के एग्रीमेंट के तहत सौंपा था, वो आपने एक तरफा उसको तोड़ा था। उसके बाद हम उस समझौते के प्रति बाध्य नहीं हैं, और वो फिर से वो यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स को वापस बुलाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वहां तो इस समय इस तरह का माहौल बन रहा है कि आपको अगर इजराइल को के हमले को आगे रोकना है तो आपको बम बनाना होगा, जैसा कि उत्तर कोरिया ने किया है। जी, बिल्कुल। आपने कल पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी तो इसके इर्द-गिर्द हुई थी, और काफ़ी ज़ाहिर-सी बात है कि इसको अप्रिशिएट भी किया गया था। लोगों ने कहा था कि हाँ, ईरान को ऐसा ही करना चाहिए ताकि आगे अमेरिका और इज़राइल अपनी कोई दादागिरी
ना दिखाए। लेकिन अभी भी ज़ाहिर सी बात है, एक चर्निंग है, इंटरनल चर्निंग है जो ईरान में चल रही है और उसको देखना होगा। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि कोई सीज़फायर नहीं, अब कंप्लीटली आप जंग जो है वो बंद करेंगे और इसकी इंटरनेशनल में गारंटी मिलेगी तभी आगे बातचीत होगी। ये नहीं कि बार-बार आप सीज़फायर की बात करें, तो इसको भी पूरी तरीके से डिनाई ईरान ने कर दिया, क्योंकि ईरान को ये लग रहा है कि अभी उसका जो अपर हैंड है, जिस तरह से वो सुपर पावर की जो लिस्ट है उसमें उसका शुमार किया जाने लगा है, तो वो ये अपना सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका। अभी मेरे पास सवाल थे लेकिन कार्यक्रम को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक़्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।